हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजी इंस्पिरेशन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जेट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा जो जेट टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ना। तो जेट टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रसामान्य वक्र होता है एक तरीके से। मतलब इसके जो सैंपल्स होते हैं वो प्रसामान्य होने चाहिए, जेट टेस्ट प्रसामान्य होना चाहिए। और साथ साथ ही अगर हमारे नंबर्स कितने हैं, हमारा सैंपल अगर 30 से ज़्यादा है तो हम किसका यूज़ करते हैं? जेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर साथ ही साथ हमें पॉपुलेशन का क्या पता हो, स्टैंडर्ड डाइवेशन हमें पता हो, नोन हो अगर डाइवेशन, तो हम किसका यूज़ करते हैं? जेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमारे नंबर ऑफ़ सैंपल 30 से कम होते हैं तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। और टी टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड डाइवेशंस की है वो ज़रूरत होती ही नहीं है। तो जेट टेस्ट के यूज़ के लिए हम नंबर ऑफ़ सैंपल लार्ज होते हैं और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डाइवेशन हमें क्या होता है? नोन होता है। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि ए जेट टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर, कि हम जेट टेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें चूज़ करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो अभी हमने बताया कि टू पॉपुलेशंस मीन्स आर डिफरेंट वैन वेरियंस आर नॉन। जब हमें वेरियंस पता होता है और हमारा सैम्पल साइज कितना होता है? लार्ज होता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? जेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलता है टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट वैन वेरियंस आर अननोन। जब हमें वेरियंस का पता ही नहीं होगा और सैम्पल साइज स्मॉल होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, हम जेट टेस्ट का यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? गलत हो जाएगा। सी है ए सैम्पल मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट from a hypothesized population mean when variance are known and sample size is large। यदि हमारे पास वेरियंस क्या होते हैं? नोन होते हैं और सैम्पल साइज ज़्यादा होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? जेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी क्या हो गए? ठीक हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द जेड स्टेटिस्टिक्स इन ए वन सैम्पल जेट टेस्ट। तो है जेड स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडररूट एन। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ए और सी दोनों सेम ही है, तो एक ऑप्शन को हम हटा देते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडररूट एन। नंबर थर्ड, व्हाट इज़ अ नल हाइपोथेसिस इन ए जेट टेस्ट। जेट टेस्ट जब हम बनाते हैं, जेट टेस्ट का सोल्व करने से पहले हम क्या क्रिएट करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस दो होती है हमारे पास, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है वो कैसे बनाएंगे हम जेट टेस्ट में? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं। द सैम्पल मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। हमें पता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है? नल हाइपोथेसिस माना जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? बराबर है। जो भी हम सैम्पल मीन लेते हैं या जो भी हम सैम्पल लेते हैं, जो भी पॉपुलेशन लेते हैं, वो दोनों क्या है? यहाँ पर बराबर है, अलग नहीं है। तो यहाँ बराबर का ऑप्शन कहाँ है? हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक चीज़ तो दी गई है सैम्पल मीन यानी कि एक्स बार, एंड दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू। यहाँ पर बोला गया है कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, या हम ऐसे मान लेते हैं कि म्यू 1 और म्यू 2 मान लेते हैं कि इन दोनों में क्या तो डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम नल हाइपोथेसिस क्या मानती है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस मानकर चलती है दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर अर्थहीन है। और ऑप्शन नंबर म्यू बोला गया है कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन क्या है? इक्वल है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट, क्योंकि नल हाइपोथेसिस मानकर चलती है दोनों क्या है? इक्वल है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन में बोला गया है कि वो ग्रेटर देन है एंड डी ऑप्शन में बोला गया है कि वो लेस देन है। तो हमारे लिए ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? ऑप्शन नंबर बी कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस ऑफ ए जेट टेस्ट। कि जेट टेस्ट के लिए कौन सी एजम्पशन सही है? ऑप्शन नंबर ए है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉन। करेक्ट है, क्योंकि जेट टेस्ट हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा सैम्पल साइज क्या हो? ज़्यादा हो, और साथ ही साथ क्या हो? स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, हमें पता हो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वहाँ हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? जेट टेस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट।
सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो हम जेड टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। एंड नंबर सी ऑप्शन है पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जेड टेस्ट के लिए जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, प्रसामान्य होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ANC। क्वेश्चन नंबर 5 है जेड टेस्ट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी इसमें ऐसे कौन सी सिचुएशंस है 4 ऑप्शन में से कि वहाँ पर जेड टेस्ट को हम लागू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ 2 स्मॉल एंड डिपेंडेंट सैम्पल्स। बी है comparing the means of 2 large independent samples when the population variance is known। ऑप्शन सी है comparing the median of 2 groups and ऑप्शन डी है comparing the variance of 2 groups। तो हमें सिंपल बात है कि ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो देखते ही गलत हो जाते हैं। एंड अब बात आती है ऑप्शन ए और बी की। तो ऑप्शन ए में क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल तो नंबर्स इसमें आते ही नहीं है ना। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लार्ज सैम्पल्स हैं और 2 लार्ज मीन्स है और साथ साथ इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं जहाँ पर हमें क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशंस रिक्वायर्ड फॉर द वैलिडिटी ऑफ जेड टेस्ट, कि इनमें से ऐसा कौन से ऑप्शन है जो कि जेड टेस्ट के लिए अजम्पशंस को रिक्वायर्ड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल डाटा मस्ट बी ऑर्डिनल। सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन फ्रॉम विच द स्मॉल आर ड्रॉन मस्ट बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड नंबर सी ऑप्शन है द पॉपुलेशन वेरिएंस मस्ट बी अननोन। एंड ऑप्शन डी है द सैम्पल साइज मस्ट बी स्मॉलर देन 30। तो इसमें कौन सा गलत है हम वो छांट लेते हैं पहले, तो सही वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें पता है कि जेड टेस्ट करने के लिए सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आपको चूज़ करना आना चाहिए गलत कौन सा, आप इससे निकाल सकते हैं। इसलिए हमें पता नहीं होगा कि 4 ऑप्शन में से कौन से सही हो सकता है, तो हम जो गलत ऑप्शन हमें लग रहा है हमें उसको हटा कर भी आंसर पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर अननोन है, जब हम पता ही नहीं होगा तो हम जेड टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। एंड फर्स्ट है सैम्पल डेटा मस्ट बी ऑर्डिनल, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, कि हमें सैम्पल क्या होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, in a one sample जेड टेस्ट what does the जेड statistics measure। तो यहाँ हम जेड स्टेटिस्टिक्स को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। यानी जेड स्टेटिस्टिक्स के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सैम्पल मीन। जो एक्स बार होता है वो सैम्पल्स का साइन डिनोट करता है, और जो पॉपुलेशन मीन होता है वो हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो सैम्पल जो होते हैं उसको हम प्रतिदर्शक यानी स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, एंड जो पॉपुलेशंस के जो मेजर्स होते हैं हम उसको पैरामीटर्स यानी प्रचाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंड जो बी सी एंड डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। यानी इसमें बताया गया कि जेड स्टेटिस्टिक्स को मेजर कैसे करते हैं, तो उसका जो सही आंसर जो फॉर्मूला बन रहा है वो इसी से बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज दिस जेड स्कोर ऑफ 2.5 इंडिकेट इन ए जेड टेस्ट। यदि जेड का स्कोर 2.5 है, जेड टेस्ट का इंडिकेशन क्या है 2.5, तो जेड स्कोर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास सैम्पल मीन कितना है 2.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सैम्पल मीन हमारे पास 2.5 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कंडक्टिंग ए 2-tailed जेड टेस्ट what is the critical Z value at a 5% significance level। हमें पता है कि एक जो होता है वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और एक जो होता है वो हमारे पास कॉन्फिडेंट लेवल होता है।
अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कितना 10%, 5%, 2%, 1% एंड 0.27%, और कॉन्फिडेंट लेवल क्या होता है, ये टोटल 100% होते हैं। अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट दिया हुआ है 10% मान लो दिया हुआ है, या 5% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, एक 2% होता है, एक 1% होता है, एक 0.27% होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसको 100 में से माइनस कर दो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वास्यता स्तर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बोलते हैं सार्थकता का स्तर। तो यहाँ पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है कि उसका मान क्या होगा। यदि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दे या फिर कॉन्फिडेंस लेवल देते तो उसका मान सेम ही रहता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस करो 10% को, या 90 आ जाएगा। 5 को लेस करेंगे तो 95 आ जाएगा, यहाँ 98 आ जाएगा, यहाँ 99% आ जाएगा, और यहाँ पर 99.73 आ जाएगा। ठीक है, तो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% दिया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारे पास होता है वो 90% दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर हमारा जेड का वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1.65, और 5% दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1.96। अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% दिया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंट लेवल 98% दिया हुआ है, तो हमारी जेड की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2.33। यदि हमारे पास 1% दिया हुआ है या 99% दिया हुआ है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2.58, और 0.27% अगर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंट लेवल 99.73% दिया हुआ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी अगर 10% तो 1.65, 5% है तो 1.96, 2% है तो 2.33, 1% है तो 2.58, और 0.27% है तो 3। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 टेल जेड टेस्ट के अंतर्गत यदि हमारी सिग्निफिकेंट लेवल 5% है तो जेड की क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि 5% है तो जेड की क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.96 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 9 का आंसर क्या हो जाएगा 1.96, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following situation would require a Z test for proportion? तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्या है कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ 2 सैम्पल्स, गलत है। ऑप्शन बी है कंपेयरिंग द वेरिएंस ऑफ 2 सैम्पल्स, गलत है। ऑप्शन नंबर सी कंपेयरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। यहाँ पर जो सैम्पल्स दिए जाता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11, इफ़ ए जेड टेस्ट फॉर ए पॉपुलेशन मीन रिटर्न ए पी वैल्यू ऑफ 0.04। यहाँ बोला गया है कि अगर हमारी पी वैल्यू 0.04 है और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, यानी जेड टेस्ट क्या हो सकता है, यानी हम जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, हम क्या कर देंगे जेड टेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा। यदि सिग्निफिकेंट लेवल से पी वैल्यू कम होती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। हमें पता है कि जेड टेस्ट में सैम्पल साइज़ लार्ज होता है, 30 से ज़्यादा होता है। टी टेस्ट में सैम्पल साइज़ क्या होता है, 30 से कम होता है। और स्टैंडर्ड डाइविएशन जो होता है पॉपुलेशन का, अगर स्टैंडर्ड डाइविएशन हमें पता है तो हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं, नहीं पता है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो ना ऑप्शन नंबर ए जेड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैम्पल साइज स्मॉल, गलत। जेड टेस्ट कभी जो होता है जब सैम्पल साइज ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी जेड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन, राइट है अभी तक। तो वाइल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है हमारे पास। आगे देखते हैं, जेड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिपेंडेंट सैंपल, नहीं ये हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इससे 11 वाले क्वेश्चन में देखा है कि जेड टेस्ट कब यूज़ होता है, जब हमारे सैंपल्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और टी टेस्ट डिपेंडेंट के लिए होता है और जेड टेस्ट इंडिपेंडेंट के लिए होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो डिफरेंस, दे आर यूज इंचार्जेबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए वन सैम्पल जेड टेस्ट हाउ डज इंक्रीज द सैम्पल साइज इफेक्ट द जेड स्टेटिस्टिक्स। यहाँ बोला गया है कि यदि हम सैम्पल साइज को चेंज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जेड की स्टेटिस्टिक्स पर क्या डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं पहले, जब जेड स्टेटिस्टिक्स डिक्रीज कम होगी, ऑप्शन नंबर गलत,
ये गलत हो जाएगा। यदि हम सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करते हैं तो जेड की स्टेटिस्टिक्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नल हाइपोथेसिस इन ए जेड टेस्ट फॉर ए सिंगल प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले वाला ये क्वेश्चन है कि हम नल हाइपोथेसिस को जेड टेस्ट में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं पढ़ के कि हमें पता है कि सैम्पल जो प्रोपोर्शन होता है और जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर है इसलिए गलत है, यहाँ लेस है गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, in a two sample Z test for means, what does it mean if the Z statistics is very large? यहाँ बोला गया है कि 2 सैम्पल Z टेस्ट है मीन के लिए, तो क्या होगा यदि हम Z स्टेटिस्टिक्स को लार्ज कर देंगे, बड़ा कर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस सजेस्टिंग ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज द यूज ऑफ जेड टेस्ट इन एप्रोप्रिएट। यानी ऐसा कौन से ऑप्शन है जो कि यह बताते हैं कि वहाँ हम जेड टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जेड टेस्ट वहाँ इन एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो कौन सा होगा, कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट लार्ज सैंपल, जैसा ये क्योंकि जेड टेस्ट में हम लार्ज सैंपल्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है टेस्टिंग वेदर ए सैम्पल मीन डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन पॉपुलेशन मीन द व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। तो यहाँ हम जेड टेस्ट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता है कि पॉपुलेशन मीन नोन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है। लेकिन जेड टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के अंदर हम जेड टेस्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, कंपेयरिंग द प्रोपोर्शन इज 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो बिल्कुल सही है कि जेड टेस्ट में हम जो सैंपल्स लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये हमारा सही है, ए भी सही है। और डी असेसिंग द डिफरेंस बिटवीन इज ए सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन्स विद ए नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो जेड टेस्ट का यूज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जेड टेस्ट का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 17, इन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हाट डज ए जेड टेस्ट एज्यूम अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन्स। ये क्वेश्चन बोलता है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करते वक्त हम जेड टेस्ट को अज्यूम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैम्पल मीन के सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेड टेस्ट को अज्यूम कैसे कर सकते हैं यदि हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ के देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट अज्यूम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाइनोमियल। तो जेड टेस्ट में बाइनोमियल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी है इट अज्यूम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल स्पेसिफिकली फॉर लार्ज सैम्पल साइज। तो सैम्पल जेड टेस्ट के अंदर हम जो सैम्पल साइज होता है वो लार्ज लेते ही लेते हैं, और वो किसके थ्रू लेते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो होती है उसके थ्रू हम यहाँ पर लार्ज सैम्पल साइज़ को यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती क्या है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बताया गया है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यह बोला गया है कि यदि समग्र यानी पॉपुलेशन का आवर्ती बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यदि पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रसामान्य है तो उसका सैंपल भी क्या होगा, प्रसामान्य बंटन होगा। यानी कि यदि पॉपुलेशन हमारे पास प्रसामान्य है यानी नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन है तो उसका सैंपल भी क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। यानी कि अगर वो पॉपुलेशन बराबर है, पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो सैंपल भी क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो पहला रूल है वो यही कहता है कि यदि किसी समग्र का आवर्ती बंटन प्रसामान्य है तो उसका निर्देशन यानी कि सैंपल भी क्या होगा, प्रसामान्य बंटन ही होगा। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या कहती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, यदि किसी पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, यदि किसी पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रसामान्य नहीं है तो भी
बड़े आकार के न्यायाधर्ष यानी कि n > 30 के लिए उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यानी सेकंड जो कंडीशन है उसका ये कहना है कि यदि हमारे पास सैंपल का साइज़ 30 से ज़्यादा है या 30 के बराबर है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, लार्ज साइज़ का सैंपल ही उसको मानेंगे। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम दो चीज़ें बोलती हैं कि यदि सैंपल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है तो यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यदि नॉर्मल है तो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तब भी अगर हमारा साइज़ n से बड़ा है, n इक्वल या 30 से बड़ा है तो भी हम क्या मान सकते हैं, उसको लार्ज सैंपल साइज़ का मान सकते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन ए जेड टेस्ट। यदि हम जेड टेस्ट का लेवल बढ़ा देते हैं, यानी कि मान लो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, 90% होगा। मान के चलिए हमने 90% से 95 कर दिया, या फिर 95 से 99 कर दिया, 99 से 100 तक 1 तक कर दिया, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीज, यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा या कॉन्फिडेंस लेवल्स की जो इंटरवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकम इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही आंसर होगा, यदि हम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं 95 से 99 तक करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज। और क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन ए 2 टेल जेड टेस्ट फॉर ए पॉपुलेशन मीन के लिए 2 टेल जेड टेस्ट में इफ़ द कैलकुलेटेड जेड वैल्यू इज़ लेस दैन द क्रिटिकल वैल्यू, यदि हम जेड की वैल्यू निकालते हैं उसका मान यदि जेड की क्रिटिकल वैल्यू के मान से कम होता है, ये जेड की क्रिटिकल वैल्यू यानी जेड की क्रिटिकल वैल्यू 1.96, 1.65, 3, 2.53, 2.58 होती है। वो होती जो मैंने अभी बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10%, 5%, 2%, 1%, 0.73% होती है, तो वही उसकी क्रिटिकल वैल्यू है। तो जेड की जो क्रिटिकल वैल्यू से यदि हम जेड का मान कम होता है तो नल हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। यदि जेड की जो वैल्यू होती है वो जेड की क्रिटिकल वैल्यू से यदि कम होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए मना कर देते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।